और इस सवाल का जवाब देने के लिए भी हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, जो कहानी जुड़ी हुई होगी संघ के सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर के जेल के दिनों के एक ऐसे राज से, जिस राज को सुनने के बाद यकीन मानिए हमारा सत्र तो समाप्त हो जाएगा, मगर हमारा सत्र समाप्त करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक आप स्वयं उस राज के बारे में सोचते जरूर रहेंगे, इतना यकीन है मुझे। और वो राज कौन सा है इसका तो पता सत्र के आखिर में ही लगेगा, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी दिलचस्प दास्तानें हैं गांधी की हत्या से जुड़ी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या से जुड़ी, जो हमें आपको सुनानी है। तारीख थी 11 जनवरी बरस 1966, सुबह तड़के 5:30, जब मध्य भारत के बरार के इलाके के छोटे से मकान के अंदर रखा हुआ टेलीफोन घनघनाता है और टेलीफोन के बगल लगे हुए बेड पर सोया हुआ इंसान बड़े अनमने ढंग से रजाई से मुंह निकाल गुस्से में टेलीफोन का रिसीवर कान में लगाते हुए डांटने के स्वर में कहता है, हेलो। सामने से आवाज आती है, इट्स इंदिरा गांधी हियर। ये अल्फाज सुनने थे कि रजाई के अंदर दुबका हुआ शख्स रजाई के बाहर आता है और तुरंत रिसीवर ढंग से पकड़ता हुआ कहता है, यस मैम। रिसीवर के उस पार से इंदिरा गांधी के कहे महज चंद अल्फाज सुनाई पड़ते हैं, लिसन डीपी, शास्त्री इज डेड, रीच दिल्ली एज सून। इतना सुनना था कि वो शख्स खट से रिसीवर रखता है, जल्दी से तैयार होता है और पहली फ्लाइट से 2 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंच जाता है। और इसके बाद शाम होते होते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ मैराथन बैठकों का दौर कर देश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी का नाम सुनिश्चित करवाने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। ये परिचय है उस कांग्रेसी मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का, जिसे उस ऐतिहासिक हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए पलट के रख देने वाले चुनाव में जीत दिलाने के लिए अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को ताक पे रखकर संघ का एक एक स्वयंसेवक हर हद से गुजर जाने को तैयार था। जानता हूं जहन के भीतर सवालों, संदेहों, शक, सुबहों का गहरा धुंधलका छा रहा होगा आप सबके कि आखिर इस कांग्रेसी मुख्यमंत्री में ऐसा क्या खास था कि इसे एक चुनाव के भीतर जीत दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक स्वयंसेवक लड़ मरने पे उतारू था। माने एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री का संघ से क्या रिश्ता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसकी रक्षा करने के लिए इस कदर अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को भी ताक पे रखकर एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद उसे जीत दिलाने के लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार खड़ा था। यह वो कहानी है जिसकी शुरुआत मेरे स्कूल के एक टीचर की बचपन में रटाई हुई 2 पंक्तियों से होता है। 30 जनवरी 48 को शाम 5 बजे दिल्ली के बिरला भवन में बापू ने प्राण तजे। यानी कि 30 जनवरी सन 1948 की जिस शाम 5 बजे नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना करते जाते बापू को गोली मारी, वो घटना तो आपको याद ही होगी। और फिर यह भी आपको याद होगा कि बापू की हत्या की साजिश रचने के इल्जाम के चलते संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह भी स्मरण में होगा कि इस प्रतिबंध के बाद संघ के तमाम स्वयंसेवकों को उनके घर घर से निकालकर गिरफ्तार कर जेल की कालकोठरी के भीतर ठूंस दिया गया था, हजारों की तादाद में, पता ही होगा। मगर क्या आपको यह मालूम है कि जिस वक्त संघ के एक एक स्वयंसेवकों को उनके घरों से निकाल कर कारावास के भीतर कैद किया जा रहा था, उस वक्त संघ के मुखिया सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर के साथ क्या घट रहा था और वो कहां थे? नहीं याद होगा तो हम बता देते हैं। उस वक्त
तत्कालीन सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर को उनकी कर्मभूमि नागपुर से हजारों किलोमीटर दूर मध्य भारत एवं बरार के इलाके की एक छोटी सी जेल सिवनी जेल के भीतर कैद किया गया था, एक बेहद खास कद्दावर कांग्रेसी नेता की निगरानी में, जिस नेता का नाम था द्वारका प्रसाद मिश्रा यानी डीपी मिश्रा, जिन्हें गोलवलकर पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत कांग्रेसी आला कमान ने गोलवलकर पर वक्र दृष्टि डालते हुए दी थी। आप इस वक्र दृष्टि के मायने समझिएगा। मगर ये डीपी थे जिन्होंने ये जानते हुए कि कांग्रेस आला कमान संघ के लिए शनि दृष्टि रखे हुए है, न सिर्फ कारावास के उस कालखंड में गोलवलकर की जितनी संभव हो सकी सहायता की, जितना संभव हो सका उनके लिए सुलभता पूर्वक वातावरण तैयार किया, बल्कि दिल्ली में बैठे हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ पत्राचार भी संभव कराया। ये डीपी ही थे जिन्होंने गोलवलकर और सरदार पटेल के बीच बातचीत की राह तैयार की, गोलवलकर की बातों को सरदार पटेल तक पहुंचाया, सरदार पटेल के शक और शुबों को गोलवलकर को समझाया और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिस वातावरण के भीतर गोलवलकर और सरदार पटेल के बीच की वार्ता का सत्र एक साझा समझौते तक पहुंच सका, जिस साझा समझौते के जरिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गांधी हत्या की साजिश रचने के आरोप के चलते लगा प्रतिबंध हट सका। यानी अगर ध्यान से देखेंगे तो गांधी की हत्या के बाद लगने वाला संगीन प्रतिबंध अगर संघ के ऊपर से हटा था तो उसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी ताकत द्वारका प्रसाद मिश्र यानी डीपी मिश्रा की थी। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके पहले सवाल का जवाब तो मिल ही चुका होगा कि आखिर इस कांग्रेसी मुख्यमंत्री में ऐसा क्या खास था जो उस ऐतिहासिक, कभी ना भूले जा सकने वाले, देश की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए पलट के रख देने वाले चुनाव के भीतर संघ परिवार इस कांग्रेसी मुख्यमंत्री को जीत दिलाने के लिए इस कदर अड़ा हुआ था। मगर एक बात बताइए, अभी ये चंद लाइनें सुनते वक्त आपके जहन में उस ऐतिहासिक, कभी ना भूले जा सकने वाले चुनाव के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं पैदा हुई कि आखिर वो चुनाव था कौन सा? चूंकि यकीन करिए हमारा दिल धक से कर जाएगा जब इस चुनाव की दास्तान सुनेंगे। आप सुनने के बाद 5 मिनट तक मुस्कुराते रहेंगे कि इस चुनाव की बात कर रहा था मैं। यकीन मानिए हमारा इतनी दिलचस्प दास्तान है इस चुनाव की, जो दास्तान जुड़ी हुई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, कश्मीर सत्याग्रही डॉक्टर मुखर्जी की कश्मीर के भीतर हुई संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत से। क्या है दास्तान, चलिए समझते हैं। वैसे अगर थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे इस दास्तान को बिल्कुल अच्छे से, तो ये दास्तान शुरू तो उसी तारीख से होती हुई नजर आ जाती है जिस तारीख से हमारी पिछली वाली दास्तान मुकम्मल होती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तारीख से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर से गांधी हत्या की साजिश रचने के आरोप के चलते लगाया गया प्रतिबंध हटा था, ठीक उसी तारीख के बाद से डीपी के लिए कांग्रेस के भीतर एक एक कर मुश्किलातें बढ़ती चली गईं। माने पहले साथी नेताओं के साथ असहमतियां होने लगीं, फिर उनके साथ बहस झगड़े का रूप लेने लगीं, फिर सूबाई कांग्रेस के भीतर लगातार उनकी उपेक्षा की जाने लगी, और इन सबसे बड़ा ये कि इस तारीख के बाद से डीपी और 3 मूर्ति भवन में बैठे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध लगातार खराब होते ही चले गए। इतने खराब कि उन खराब होते संबंधों के सिलसिले का पटाक्षेप करते हुए 8 अगस्त 1951 के रोज 14 पन्नों की अपनी दस्तावेजी तकरीर देते हुए वो उद्बोधन दे डाला, जिस उद्बोधन ने कांग्रेस और डीपी के रिश्तों को शायद हमेशा हमेशा के लिए
बदल के रख दिया। डीपी ने कहा, तिब्बत के मसले पर पंडित नेहरू ने जिस तरह की नीति का इस्तेमाल किया है उसे देख स्वर्ग में बैठी हुई सरदार पटेल की आत्मा भी छटपटा रही होगी। इसीलिए अब मैं कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकता हूं। ये कहते हुए डीपी कांग्रेस से बाहर आए। जाहिर सी बात है, डीपी जैसे कद्दावर चेहरे का इस कदर कांग्रेस नेतृत्व के साथ असहमति का खुला इजहार कर बाहर आना अपने आप में देश की सियासत के लिए सरगर्मी बढ़ाने वाली एक खबर थी, जिस खबर पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े समाचार पत्र के संपादक अपने अपने दफ्तरों में बैठकर चर्चा कर रहे थे, अखबारों में सुर्खियां छापी जा रही थी। मगर जिस वक्त डीपी के कांग्रेस से इस्तीफे की खबर पर समूचा मुल्क सियासी समीकरणों के जोड़ घटाव में उलझा हुआ था, उस वक्त शायद किसी को रत्ती भर भनक तलक नहीं थी कि एक इससे भी बड़ी खबर हिंदुस्तान की सियासत की दहलीज पर बस दस्तक देने को है। क्योंकि डीपी के इस इस्तीफे के थोड़े ही दिनों बाद कश्मीर के भीतर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु होती है और इसके बाद जनसंघ एक सबसे बड़े सवाल से दो चार होता है कि अब उसका भावी नेतृत्व किसके हाथों में होगा। और अगर गौर करेंगे तो ये वही वक्त था जब डीपी नेहरू से असहमति के चलते कांग्रेस से बाहर आए थे। क्रोनोलॉजी समझ आ रही है या नहीं? जी हां, ये भारतीय जनसंघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सियासी तंजीम अटल आडवाणी वाले जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव था, जिस चुनाव के भीतर डीपी को जिताने के लिए समूचा संघ परिवार हर हद से गुजर जाने को तैयार था। क्योंकि जाहिराना सी बात है, डीपी जिस कदर पंडित नेहरू से असहमति का इजहार कर कांग्रेस से बाहर आए थे, उसके बाद डीपी रातों रात एंटी नेहरू खेमे के सुपरस्टार बन चुके थे। और विगत वर्षों में डीपी ने जिस कदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता की थी, उससे संघ परिवार के भीतर डीपी के लिए सहानुभूति तो पहले से ही थी। तो जब सहानुभूति और सुअवसर साथ साथ मिले तो समूचा संघ परिवार डीपी को जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा देने के लिए सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर पर दबाव बनाने लगा। हाँ, जहन पे जोर नहीं, मालूम है हमें। अब जहन के भीतर आप स्मृति कोश से डाटा निकालने में लग गए होंगे कि क्या कभी डीपी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे? याद तो नहीं आ रहा है। तो जी हां, बने नहीं थे डीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी नहीं बने। मगर क्या आपको दिलचस्पी नहीं हो रही है यह जानने में कि जब समूचा संघ परिवार डीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा देने पर अड़ा हुआ था, तो डीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बने? जवाब जानना चाहते हैं आप? तो ध्यान से सुनिए। दरअसल समूचा संघ परिवार डीपी को जनसंघ का अध्यक्ष बनवा देने पर अड़ा हुआ था, यह बात सच तो है, मगर आधा सच है। मुकम्मल सच यह है कि समूचा संघ परिवार तो चाहता था कि डीपी जनसंघ के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ले, मगर तत्कालीन सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर कतई नहीं चाहते थे कि डीपी जनसंघ के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ले। अब जानता हूं जहन के भीतर सवाल कौंध रहा होगा कि यार ये क्या बात हुई। माने समूचा संघ परिवार चाहता है कि डीपी जनसंघ के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ले, डीपी कांग्रेस से किनारा भी कर चुके हैं, नेहरू विरोध का सबसे बड़ा सितारा भी बन चुके हैं, डीपी ने संघ पर से प्रतिबंध हटवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कारावास में कैद गोलवलकर की कितनी सहायता की, फिर गोलवलकर क्यों नहीं चाहेंगे कि डीपी जनसंघ के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लें? इसका जवाब है हमारे पास, और यकीन मानिएगा ऐसा जवाब है कि उसे सुनने के बाद हमारा आज का ये सत्र समाप्त हो जाएगा, मगर आप उस जवाब के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएंगे। ये दावा है मेरा, लिख के ले लीजिएगा कहीं। क्योंकि हमें पता है ना,
गोलवलकर के उस राज के बारे में, जिस राज के दुनिया को पता चल जाने के डर के ही चलते गोलवलकर डीपी को जनसंघ का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे किसी भी कीमत पर। अब राज भी जानना है आपको, चलिए वो भी बताए देते हैं। दरअसल संघ पर नजर रखने वाले देश के कई बड़े पत्रकारों का ऐसा मानना है, और अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, बहुत ढूंढने से मिला है, क्योंकि हमने वो सूचना बहुत सारी किताबों से निकाली थी, मगर फिर भी आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके देश की एक जानी मानी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी का लेख पढ़ सकते हैं, जिस लेख में भी यही बात आपको पढ़ने को मिलेगी, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं। अन्यथा कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आके लिखने लगते हैं, जी आपने सबूत नहीं दिया, इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। तो लिंक दिया है, जिम्मेवारी आपकी है, जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। मगर उससे पहले राज सुन तो लीजिए। दरअसल देश के कई बड़े पत्रकार जो संघ पर दृष्टि रखते हैं, उनका ऐसा मानना है कि जिस वक्त गोलवलकर को नागपुर से कैद कर सिवनी लाया गया और डीपी को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि वो गोलवलकर पर दृष्टि रखें, उस वक्त गोलवलकर का असल मानस भांपने के लिए कि गोलवलकर के जहन में चल क्या रहा है, असलियत में डीपी ने एक इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर को खुफिया भेस में कारावास के भीतर भेजा था, इस खुफिया मिशन के साथ कि वो जेल के भीतर रहकर गोलवलकर से करीबी बढ़ाकर गोलवलकर के दिल का हाल उन्हें बता सके। और उस इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर ने ये काम इतने बखूबी ढंग से किया कि कारावास के भीतर गोलवलकर के साथ रहते रहते, वक्त गुजारते गुजारते वो गोलवलकर के इतने करीब हो गया, या यूं कह लें उसके और गोलवलकर के संबंध इतने अंतरंग बन गए कि उसे गोलवलकर के कई ऐसे गोपनीय राज पता चल गए, जिन राजों का शाब्दिक वर्णन करना मर्यादा के दायरे के बाहर की बात मानी जाती है, और गोपनीय के कोष्ठक में ही लिखी जाए तो मुनासिब होगा। इसीलिए हम भी आपको बता नहीं सकते हैं कि वो राज है क्या शब्दशः, बस इतना भांप लें कि वो राज इतने गोपनीय होते हैं कि उन्हें गोपनीय के कोष्ठक में ही रखा जाए तो मुनासिब होगा। और हाँ, अब वो राज कौन सा है, गोपनीय के कोष्ठक में कौन सा राज है, ये सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। बाद में सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके मुताबिक गोलवलकर के वो कौन से राज हैं। मगर मुद्दे की बात अभी वो गोलवलकर के राज कौन से हैं ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि ये वही राज थे जो राज उस इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर के चलते डीपी को भी इल्हाम हो चुके थे, और गोलवलकर इसी नाते नहीं चाहते थे कि डीपी जनसंघ के अध्यक्ष की कुर्सी संभाले, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी सियासी तंजीम किसी ऐसे शख्स के हाथों में चली जाए जो शख्स उनके इतने अंतरंग राज जानता हो, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान भविष्य में उन्हें उठाने पड़ सकते थे, ऐसा कहीं ना कहीं गोलवलकर को लगता था। इसी नाते गोलवलकर कतई नहीं चाहते थे कि डीपी जनसंघ के अध्यक्ष बने, और जब सरसंघ चालक नहीं चाहेगा तो कोई लाख चाह ले, संघ की सियासी तंजीम के भीतर एक पत्ता डोलने वाला है नहीं, ये बात किसी से छिपी तो है नहीं।